ओके जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। सॉरी फॉर बीइंग बिट लेट, क्योंकि वो ऑडिट मैंने ज़रा देर से ख़त्म की। ओके जी, तो मैंने आप लोगों को ये सवाल दिया था जो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था, क्या वो बन चुका है? और मैंने बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका सोल्यूशन भी देखा, कुछ ने प्राइवेट में भी भेजा। कितने लोगों को टैली हो गया है? अभी हम देखते हैं कि सही किया या नहीं किया, दैट इज़ द सेपरेट थिंग। मुस्तफ़ा कह रहे हैं मेरा हो गया, अनस कह रहे हैं मेरे से टैली नहीं हुआ। हाँ जी, एनीवन एल्स? हाँ जी, आफिया, एहसाम, महा, मुदस्सिर, हसनैन, हो गया था। ए भी ओके ओके ओके। अब्दुल्ला भी कह रहे हैं मेरा भी हो गया, चलें डन। अब हमने कहा कि सर आ जाएं जी सर, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मैंने आपका डिज़ाइन किया था उसी के बेस पे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो अच्छा, जब मुझे सबसे पहले सवाल करना होगा ना, मैं उठाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स, पीएनएल आइटम्स। अभी देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप मुझे एक एक करके बताते हैं कि इसके अंदर ये जो सेल्स है, इसके अंदर जो सेल्स आ रही है, क्या ये पीएनएल आइटम है? ये जो सेल्स आ रही है, क्या ये पीएनएल आइटम है? यस सर, पीएनएल आइटम है। ये स्टाफ कॉस्ट है, ये भी पीएनएल आइटम है। एक एक करके देखते हैं। अच्छा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको जनवरी 1 का दिया हुआ है। आपका ईयर एंड क्या है? आपका ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। क्या इस साल का डेप्रिसिएशन बुक हुआ है? जल्दी बताओ, इस साल का डेप्रिसिएशन बुक हुआ है? नहीं। अच्छा, अगर हुआ हुआ होता ना, अगर हुआ हुआ होता तो मैं आपको लिटरली बताऊं, आपको इस ट्रायल बैलेंस के अंदर वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिख रहा होता। एग्रीड। और आपका अक्यूमुलेटेड भी ज़्यादा होता, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो चुका होता, अक्यूमुलेटेड भी ज़्यादा होता, जो कि हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है क्योंकि अपेरेंटली दिख रहा है सामने आपके, तो वो फिगर्स अपडेटेड होती। आगे फिर मैंने कहा सर इसके बाद कंसल्टेंसी फीस, ये भी एक पीएनएल आइटम है। हमने कहा सर ये डायरेक्टर्स की सैलरी, ये भी पीएनएल आइटम है। अच्छा भाई, डिविडेंड पेड, सर क्या ये रिटेन अर्निंग से जाएगा? ये रिटेन अर्निंग से जाएगा? यस सर, बिल्कुल रिटेन अर्निंग से जाएगा। अच्छा, अब एक और बात, उसने पता है किया क्या? कैश को क्रेडिट करके या डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट करके डेबिट कर दिया है यहाँ पे एक अलग से अकाउंट। आपको सोचने के लिए कह रहा है कि इस डेबिट को क्या करूं मैं। अगर एंट्री पार हो चुकी है, पहले बताओ, एंट्री पार हो चुकी है? यस। यू नीड टू क्लासिफाई इट करेक्टली। एक्सपेंस करना है, इक्विटी को कम करना है, क्या करना है वो आपने करना है। सही जी, ये डेबिट हो चुका है। आगे हमने कहा यहां पे सन्ड्री एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस का सम होगा और ये आगे चलें। अच्छा, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो दिया हुआ है इसने 121 का, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग है। हाँ जी बच्चों, ओपनिंग रिटेन अर्निंग है। यस। अच्छा, ओपनिंग रिटेन अर्निंग का मतलब यह है कि इसके अंदर इस साल का प्रॉफिट पार्क नहीं हुआ, तो आपको जो फॉर द ईयर की चीजें दी हुई हैं उससे आप प्रॉफिट निकाल के इसके अंदर ही तो डालेंगे ताकि क्लोजिंग बन जाए। यही है ना, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई है ना अलग अलग, तो आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर तो लिए मेरे साथ। अभी आए देखते हैं। अच्छा, फिर वो कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट रुपीज 180 million. Further, the company made an expenditure of rupees 80 million in CWIP which is still payable. यानी सर कहने का मतलब यह है कि मैंने CWIP पे मज़ीद खर्चा किया। तो मैं अगर यहाँ पे पहले तो ये देखूँ कि ये वाली एंट्री नहीं बनी, CWIP का एक्सपेंडिचर डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट 80 से। वापस देखते हैं, ये देखो वो कह रहा है फर्दर द कंपनी मेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 80 million इन CWIP विच इज स्टिल पेएबल। तो मुझे बताओ, ऊपर तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा ना, मतलब इसकी एंट्री नहीं हुई हुई, इसकी एंट्री नहीं हुई हुई है, ऊपर नहीं हुई हुई। अच्छा, अब क्या आपके पास WIP का ओपनिंग दिया हुआ है?
दिया हुआ है, ये रहा। अब मुझे एक बात बताओ सर, जब आपको WIP का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो मैंने क्या कहा सर, आए जी यहाँ पे एक टी अकाउंट बनाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों, यहाँ पे आपके पास आ गया ये 125। ये हमने कहा सर हमने 125 डाल दिया। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से सोच के, क्या ये इस 80 की एंट्री हुई हुई है, इस 80 की एंट्री हुई हुई है, नहीं हुई हुई? अच्छा अगर अगर समझने की बात है, मैंने आपको कल सिखाया था ना, अगर हुई हुई होती तो ये WIP का बैलेंस ज्यादा होता। और मुझे बताओ क्या कंजम्पशन रिकॉर्ड हुई हुई है, कंजम्पशन कि CWIP से कितना कंप्लीट हुआ वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, वरना ये क्लोजिंग बैलेंस होता। वेरी गुड यार। चलें तो अब हमने कहा कि सर मैंने यहां पे ट्रेड पेएबल की वजह से 80 का एक्सपेंडिचर किया, तो क्लोजिंग कितना बच गया है मेरे पास, वो बता रहे ना। क्लोजिंग WIP आपके पास आ रहा है 140, 140 का, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि क्लोजिंग WIP आ गया 140। तो मुझे बताते हैं आपके पास फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स कितना है, 65। अच्छा मैं लॉजिकली बात पूछूंगा तुम लोगों से, क्या ये ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स रिकॉर्ड हुआ है ट्रायल बैलेंस में? सोच के बताओ, क्या ये ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हुआ है? मुस्तफ़ा कह रहे नहीं हुआ हुआ, आसान कह रहे नहीं हुआ हुआ, मुदस्सिर कह रहे नहीं हुआ। रीजन बताओ, लॉजिक बताओ। लॉजिक सही बताओगे तो आगे चलेंगे। सारे बच्चों तुम लोगों ने बताना है, लॉजिक बताओ क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ, कैसे पता लग रहा है, कैसे पता लग रहा है? हाँ जी, कैसे पता लग रहा है? आपके सामने चीजें खोली हुई है मैंने, कैसे पता लग रहा है ये बता दो पहले। वेरी गुड। वो कह रहे हैं, मुदस्सिर कह रहे हैं कि सर ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो अगर पार हो चुका होता तो इसमें एडिशन आ चुकी होती, COGS भी। अच्छा फिर तो आपको COGS भी दी हुई होती। ऐसा है ना, अगर क्लोजिंग दी हुई है तो अब क्लोजिंग पे पहुंचने के लिए फॉर द ईयर में जो जो हुआ है वो तो आपको सब दिया हुआ होता ना, तो क्लोजिंग दिया हुआ होता, मतलब ये कुछ भी नहीं हुआ हुआ, आपने करना है। वेरी वेल डन, गुड। तो अच्छा मुझे बताओ, क्या ये 65 की एसिड टू एसिड की मूवमेंट है ना, एसिड टू एसिड की मूवमेंट है ना? तो आपने कहा इन्वेंट्री पे अगर मैं आ जाऊं तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है भाई? हाँ मेरे बच्चों, ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है 155। सही है जी। WIP से जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कितना हुआ है भाई? 65। इसमें कितनी बच गई है सर? 180। ओके जी, गुड। अब मुझे बताते हैं कि आपके पास COGS कितनी आती है? 40। ये आ गया आपके पास हिसाब किताब, ये जाएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसके लिए पूरी मेहनत की थी हमने। एग्रीड? चलें आगे आ जाएं। हमने कहा सर अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हमने कहा पेटेंट राइट्स रिलेट टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब देखो, अब एक एक करके चल रहे हैं। हमने इसको केटर कर लिया, सही है जी। हमने टिक लगा दिया, हमारे पास इन्वेंट्री केटर हो गई है, हमारे पास जो है WIP केटर हो गया। ये हिसाब किताब। चलें अब हमने कहा दूसरा हिसाब किताब देखते हैं। पेटेंट राइट्स रिलेट टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम विद अ 3 ईयर लाइफ स्पैन। चलो अब मुझे सोच के बताना, ये जो आप पेटेंट राइट्स देख रहे हैं ये वाले, ये क्या ये एसेट है एक्सपेंस है? एसेट है एक्सपेंस है? एसेट है। वेरी गुड, डेबिट हुआ हुआ है। अच्छा इसका कैश क्रेडिट हो चुका है, इसके पास से कैश जा चुका है, कैश जा चुका है, तभी रिकॉर्ड हुआ हुआ है ना, तभी रिकॉर्ड हुआ हुआ है। आगे दूसरी एग्जांपल, क्या इस पे अमोर्टाइजेशन बुक हुई भी है? कैसे पता, कैसे पता नहीं हुई हुई बुक?
सर इसका अक्यूमुलेटेड ही नहीं आ रहा, सर इसका अक्यूमुलेटेड ही नहीं आ रहा, वरना तो एक्सपेंस आ रहा। हाँ वेरी गुड, देखिए नहीं ट्रायल बैलेंस में। यस, तो आप देखो ना यहाँ पे आपको अक्यूमुलेटेड ही नहीं दिख रहा ना। अक्यूमुलेटेड होता तो मैं कहता कि यार सही है यार, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है, ये तो खरीदा इस साल है। चलें, तो अब हमने कहा कि हमारे पास वो जो पेटेंट है, तो हम कहेंगे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। कितने से लाएं भाई? 60 डिवाइडेड बाय 3। ये अगर हो चुका होता ना तो ये एंट्री पड़ चुकी होती ना, अक्यूमुलेटेड दिख रहा होता, ये नहीं हुआ। वतन ये हमें भी पार्क करना ही है। हमने कहा सर ये दूसरा भी हो गया। अच्छा एक और चीज़ तो मैं बताता हूँ बच्चों, क्योंकि देखो ये पूरी दुनिया देख रही है ना, सबने मुझसे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है ARTT का है नहीं है, पाकिस्तान का है, कराची का, इस्लामाबाद का, लाहौर का, कुछ भी है। उन बच्चों ने कहा सर ये हाथ सेट नहीं होता हमारा, हमें समझ ही नहीं आता। पहली बार कल की क्लास में बोला, उन्होंने समझ आया कि टैकल कैसे करना है। अब फिर दूसरा सवाल आया बच्चे का, सर लेंदी लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा अगर ऐसे मैं आपको 20 सवाल करा दूंगा तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 20 क्वेश्चंस आपको करा दूँ तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा ना। दैट्स इट, यही तो चाह रहा हूँ, यही तो चाह रहा हूँ कि टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कर लेंगे। सही है जी, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाओ। हमने कहा ऑन जनवरी 1, 2017 बिल्डिंग्स वर रीवैल्यू टू 360 मिलियन। अच्छा अब होल्ड ऑन, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पहली तारीख पे बिल्डिंग रीवैल्यू हुई है 360 मिलियन पे, ये फेयर वैल्यू है। दिस हैज़ नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स, यानी अब तक इसकी एंट्री नहीं बनी ऊपर। कंप्यूटर्स आर डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years, बिल्डिंग्स आर नाउ टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर 30 years, यानी ये रिमेनिंग लाइफ है, ये रिमेनिंग लाइफ है। ओके जी वेरी गुड, ये रिमेनिंग लाइफ है। अच्छा भाई आगे, अब मुझे बताओ, पहले तो हमें ये पता था कि डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ ना, आगे देखते हैं। हमने कहा कि सर, हमने कहा बिल्डिंग पे आते हैं। आपको बिल्डिंग की कॉस्ट दिखती है यहाँ पे? बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है सर? 300 मिलियन, ऐसा ही है। अच्छा हमने कहा हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्लस डेप्रिसिएशन, ये दोनों देख लेते हैं रिलेटिंग टू बिल्डिंग। साल के आखिर में रीवैल्यूएशन हो रही है, साल के शुरू में? साल के आखिर में, साल के शुरू में? शुरू में। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो अक्यूमुलेटेड खत्म होगा, सबसे पहले तो अक्यूमुलेटेड खत्म होगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग डेबिट और बिल्डिंग की कॉस्ट क्रेडिट। हाँ जी, अक्यूमुलेटेड कितना है इसका? ये दिया हुआ है ना यहाँ पे 60, ये रहा। अच्छा भाई हमने कहा कि सर ये हमने 60 से इसको ख़त्म कर दिया। हमारे पास नेट बुक वैल्यू ओपनिंग आ गई 300 माइनस 60 इक्वल्स टू 240। अच्छा इसकी जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है? 360। तो आपके पास सरप्लस कितना आ गया? 120। ये आ गया आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 120 का। एग्रीड, ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा अब हमने कहा कि आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है फॉर द ईयर 2017। तो आपने कहा मैंने 360 को डिवाइड किया 30 से, तो कितना आता है? 12। ओके जी, आपने कहा सरप्लस बैलेंस था 120 का,
इसको भी 30 से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। कितने का आता है? 12 का। ये कितना आ रहा है? हाँ जी, ये कितना आता है? जल्दी बताओ। 4। तो आपने कहा जब इसमें से आपने ये माइनस किया तो आपके पास जो सरप्लस का बैलेंस बचेगा वो 116 बचेगा। कहानी समझ आती है? वो पीपी पूरा टेस्ट हुआ है, आईए 16 टेस्ट हुआ है भाई। कितने लोगों ने सही किया था? सही कितने लोगों ने किया था? मुस्तफ़ा के आंसर सही किया था, बाकी बच्चों हो गया था ये। चलें, गुड, ओके। तो हमने कहा एक तो ये आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर ये जाएगा हमारे पीएनएल में, ये जाएगा पीएनएल में, और ये 120 जाएगा कहाँ पे जाएगा जल्दी बताओ? ओसीआई में, और ये जाएगा रिटेन अर्निंग में फ्रॉम ओसीआई। अच्छा, तो बेटा अवेश कह रहे हैं कि सर पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे फिर रीवैल्यू करेंगे ना। भाई रीवैल्यूशन कौन सी तारीख पे हो रही है भाईजान? रीवैल्यूशन कौन सी तारीख पे हो रही है? आखिर में, शुरू में? साल के शुरू में हो रही है, तो हमने शुरू में किया है। क्लियर है? चलें, डन हो गया। आगे अब हमने कहा कि सर ये भी बात हमने देख ली, सारी एडजस्टमेंट्स देखनी है ना। अब वो कह रहा है कंप्यूटर भी तो है, कंप्यूटर भी तो है आपके पास, तो कंप्यूटर की कॉस्ट दी हुई आपको, ये रही 50, और इसका अक्यूमुलेटेड ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 20 का। ऐसा ही है। अच्छा, तो अब हमने कहा कि सर हमारे पास अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कॉस्ट आ रही है 50, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आ रहा था 20। हमने कहा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है? 50 को डिवाइड करने किससे, कितनी है लाइफ इसकी? 5 साल है। तो कितना आ गया ये? 10। तो आपने कहा सर 30 का अक्यूमुलेटेड हो गया। सही है जी। तो आपने कहा कि सर आपके पास जो बैलेंस शीट में अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी, नेट बुक वैल्यू, वो कितनी हो गई सर? 20 की। अच्छा, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप 360 के बाद अगर 12 माइनस करें तो नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है? नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 360 में से अगर 12 माइनस कर दिए मैंने तो 348, ये नेट बुक वैल्यू आ गई। ये हमने बैलेंस शीट के लिए काम किया है। सही है जी। आगे ये पूरी कैलकुलेशन जो दरकार है करना पड़ेगा। अच्छा, अब एन अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड। अच्छा, इज टू बी क्रिएटेड का क्या मतलब है? अभी तक नहीं हुआ हुआ? हाँ जी, अभी तक नहीं हुआ हुआ। अच्छा, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कोई अक्यूमुलेटेड आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम होने वाला है। फॉर द फर्स्ट टाइम होने वाला है, राइट। चलें, हमने कहा आ जाएं। अब हमने कहा, हमने यहाँ पे देखा तो क्या हमें रिसीवेबल्स दिख रहे हैं? ये रहे। क्या हमें रिसीवेबल्स दिख रहे हैं बच्चों? ये रहे, ये रिसीवेबल्स दिख रहे हैं हमें, ये रहे। अच्छा, अब क्लैरिटी हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। चलो गुड यार। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। अब हमने कहा रिसीवेबल्स पे 5% लगाया तो कितना आ गया? 21। तो इसकी एंट्री ये बनी होगी ना बच्चों, इसकी एंट्री ये बनी होगी ना कि प्रोविजन फॉर
बैड डेट्स क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 21 से, और हमने ये 420 का 5%। क्लैरिटी है? चलें, हमने कहा ये भी बात डन हो गई। सर अब कितनी एडजस्टमेंट्स रह गई इसमें? देयर इज एन एस्टिमेटेड बिल फॉर करंट टैक्स विच हैज़ नॉट बीन रिकोगनाइज। अगर होता तो टैक्स एक्सपेंस ऊपर आ रहा होता, टैक्स एक्सपेंस ऊपर आ रहा होता, यस सर आ रहा होता, तो ये टैक्स एक्सपेंस बुक ही नहीं हुआ। तो आपने कहा सर टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, कितना अमाउंट था? अमाउंट कितना था इसका, ये बताओ? 120। ये आ गया भाई। चलें, ये भी डन हो गया। कंपनी हैज़ मेड एन इन्वेस्टमेंट इन बबलू लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंड डिसाइडेड टू क्लासिफाई फेयर वैल्यू थ्रू OCI। फेयर वैल्यू रिपोर्टिंग डेट 127 दी हुई है। अच्छा भाई आगे, हमने कहा रिपोर्टिंग डेट पे 127 दी हुई, तो यहाँ पे 100 पे क्यों रिकॉर्डेड है ये बताते हो? यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट 100 पे क्यों रिकॉर्डेड है? सर ओपनिंग कह सकते हैं या आप कॉस्ट कह सकते हैं ना। ओपनिंग नहीं कह रहे, कॉस्ट कह रहे हैं। रीजन बताऊँ क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वरना अगर ओपनिंग होती ना तो कोई ना कोई OCI का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होता, मानते हो? वरना कोई ना कोई OCI का बैलेंस दिख रहा होता, ऐसा है? तो ये तो कॉस्ट है। अच्छा अब मैं उठा के इसको 100 से कहाँ ले जाऊँ, 127 पे, तो मैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूँगा और OCI को क्रेडिट करूँगा 27 से। सही हो गया जी? अच्छा फिर वो कह रहा है स्टाफ कॉस्ट जो है एडमिन में जाएगी और सेलिंग में जाएगी, और डायरेक्टर की सैलरी जो है एडमिन और सेलिंग में जाएगी। तो सर आए देखते हैं, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें करने के बाद नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। चलें जी, हमने कहा सबसे पहले आप आ जाएं सेल्स पे। अच्छा क्या सेल्स में मैंने IFRS 15 की कोई मस्ती की है? आज जो होमवर्क मिलेगा इंशाल्लाह आपको उसमें IFRS 15 की भी मस्तियाँ होंगी, तो देखते हैं आप कैसे एडजस्ट करते हैं उसको। अच्छा भाई वो रिवीजन होता रहेगा। अच्छा भाई सेल्स आपके पास आ रहा है 1740, हमने कहा ये हमने कर लिया 1740। COGS आप लोगों ने निकाली हुई है सर, वो रही 40 की। GP आ गया आपके पास 1700 का। हाँ भाई इसके बाद आप कह रहे हैं एडमिन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। सही है, हमने ये पहले खोल दिए हेड्स। चलें आ जाएं, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है पहले तो P&L आइटम देखें, क्या स्टाफ कॉस्ट आ रही है आपके पास 260 की? ऐसा है? क्या स्टाफ कॉस्ट का ब्रेकअप बताया उसने? 30% एडमिन में जाएगी और 70% सेलिंग में, और स्टाफ कॉस्ट है 260 की। तो मैंने कहा 260 इंटू 30 और 260 इंटू 70%, ऐसा ही है। पूरा एक्सपेंस बुक हुआ, पूरा एक्सपेंस बुक हुआ, बट ऐसे। एग्रीड, वो रिकॉर्डेड एक्सपेंस है। आगे चलें, हमने कहा कि सर आगे चलते हैं। इसमें क्या डायरेक्टर की सैलरी की कोई बात हो रही है? हाँ जी मेरे बच्चों, डायरेक्टर की सैलरी की कोई बात हो रही है, और कंसल्टेंट फीस भी है। अच्छा भाई अब हमने कहा कि कंसल्टेंट फीस जो होती है बाय डिफॉल्ट तो हम एडमिन में ही डालेंगे ना, या आप अदर एक्सपेंसेस में भी रख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, अदर में ले जाएंगे कि ज़्यादा मतलब फिजिबिलिटी तो वही है।
सही है जी। अदर एक्सपेंसेस में 44 हम डाल देते हैं कंसल्टेंट यहाँ पे। अच्छा, डायरेक्टर की सैलरी कितनी थी? डायरेक्टर की सैलरी हमारे पास आ रही है 360, और 360 40 और 60 के रेशियो में बढ़ेगा। यही है भाई एडमिन और सेलिंग का ब्रेकअप। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस में कंसल्टेंसी फीस तो आ गई। अच्छा, अब हम देख लेते हैं वो चीज़ें जो अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई। क्या इसने आपको डेप्रिसिएशन का बताया कि कहाँ फेंकना है? जल्दी बताओ, क्या इसने डेप्रिसिएशन का बताया है क्या इस कहाँ फेंकना है? पर क्या हुआ, एक्सपेंस नहीं है। देखो बाकी एक्सपेंसेस तो रिकॉर्ड हो गए, अब सन्ड्री एक्सपेंसेस आ रहे हैं मेरे पास 294 के, इसको कहाँ फेंकूँ? अदर में ऐसा ही है। अच्छा, अब आगे 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 आगे, ये तो वो हो गया जो मेरे ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड है। ये तो वो हो गया ट्रायल बैलेंस में जो रिकॉर्डेड है। मैंने इस पे टिक लगा दिया, मैंने कहा सर ये डन हो चुका है, ये डन हो चुका है, स्टाफ कॉस्ट हो चुकी है। सही है जी, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब मुझे बताओ मेरे फर्दर कुछ एक्सपेंसेस हैं। मैंने नज़र घुमाई यहाँ पे, तो मैंने कहा यस सर बिल्कुल है। एक मेरा ये डेप्रिसिएशन है 12 का, और एक मेरा ये डेप्रिसिएशन है 10 का। टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? यस, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 22 का। अच्छा, इसके बाद 22 के डेप्रिसिएशन के बाद क्या कोई अमोर्टाइजेशन है पेटेंट्स की? 20 की, ये रही अमोर्टाइजेशन 20 की। इसके अलावा बैड डेट एक्सपेंस है आपके पास, ये रहा जी 21 का। ये हिसाब किताब सारे एक्सपेंसेस पार्क हो गए, सारे एक्सपेंसेस पार्क हो गए। हाँ जी, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आपके लिए, सन्ड्री डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बैड डेट्स, ऐसा ही है। 44 का नाम क्या था? 44 का नाम था आपके पास कंसल्टेंट फीस। CF लिख दिया। सर डेप्रिसिएशन हमें एडमिन में नहीं पार्क करनी चाहिए, मतलब अब कर सकते हो, मैंने तो सिर्फ बताया भी नहीं था इसलिए कर दिया, वैसे एग्जामिनर आपको बताएगा। सही है आफिया, बिल्कुल सही है, मतलब एज लॉन्ग एज वी आर पार्किंग एक्सपेंस इट्स फाइन। सही है, आप इसको उठा के ऊपर क्लासीफाई करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, चलें अब आप मुझे एक बात बताएं जल्दी से, आपके पास एडमिन एक्सपेंसेस का टोटल कितना आता है प्लीज जल्दी? एडमिन कह रहे हैं आप 222, सेलिंग कह रहे हैं आप लोग 398, और महक भी ये कह रही हैं, और अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं 401। ऐसा ही है भाई, आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आ रहा है 679, ये आ गया हिसाब किताब। चलें, क्या कोई टैक्स एक्सपेंस है 120 का? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 559, 559 बल्कि सॉरी, ओके ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर यहां से शुरू होता है आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपने लिखा सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन। सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन कितना आया था आपका? 120 फॉर द ईयर में तो इतना जनरेट हुआ ना, 120। ओके,
गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कितना था 27, तो ये हो गया 147। हाँ जी, बात समझ आती है। तो अब मैं जब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये आ गई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कितनी आपने बताई मुस्तफ़ा? 706। पहले बताओ मेरे बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? ये बन गया हमारा सुंदर सा पीएनएल, ये बन गया। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा? देखो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन यहां से माइनस होगा या सरप्लस के अकाउंट से, इक्विटी टू इक्विटी। वो तो सरप्लस के अकाउंट से होगा ना। अच्छा, अब मुदस्सिर कह रहे हैं सर डेफर्ड टैक्स नहीं बुक किया। इस सवाल में क्या डेफर्ड टैक्स हमें दिया हुआ है? इस सवाल में क्या डेफर्ड टैक्स गिवन है? डेफर्ड टैक्स तो नहीं गिवन ना, वो भी आगे अगले सवालों में आएगा। इस सवाल में डेफर्ड टैक्स है ही नहीं, वरना तो डिफरेंसेस आते हैं ना, इसलिए सिर्फ करंट टैक्स है। यानी हम ये तसव्वुर करें कि कोई टेम्पररी डिफरेंस नहीं है, तो ओसीआई पे भी कुछ भी नहीं है। क्लियर है? चलें, अब हमने कहा अब सर बनाते हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमने कहा सर ये हिसाब किताब करते हैं। अच्छा सर, इसमें आपने बड़ा तामुल के साथ समझ के सर जो एक्सपेंडिचर हमने WIP पे किया था 80 का, उसके अगेंस्ट जो ट्रेड पेबल बुक किया है वो ट्रायल बैलेंस के ट्रेड पेबल में नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा ना। क्योंकि देखें अगर वो होता तो मैं आपको बताऊं आफिया, पता होता क्या कि WIP आपको 125 का नहीं दिख रहा होता। देखिए आपका सवाल रेलेवेंट है बच्चों, सुनना। आफिया पूछ रही है कि सर जो हमने 80 का एक्सपेंडिचर किया है क्या वो रिकॉर्डेड नहीं होगा? अगर होता तो या तो आपको अलग से दिख रहा होता या आपका WIP का बैलेंस ओपनिंग नहीं होता। आफिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर अलग से भी होता तो भी मैं कहता रिकॉर्ड हो चुका है, पर अलग से भी नहीं दिख रहा ना, तो मतलब ना उसका डेबिट पार्क हुआ है ना उसका क्रेडिट पार्क हुआ है। क्लियर है? तो हमने पहली क्लास इसलिए इस थीम को समझने के लिए रखी थी कि व्हाट इज हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग, ये सारी चीजें। सही है, चलें आगे। चलें, ओके डन, आ जाएं। अब हमने कहा कि सर इसके बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। अच्छा भाई जल्दी से मुझे बताते हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपके पास क्या प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मौजूद है? ओके, तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर हम देखना चाहें तो एक तो ये नेट बुक वैल्यू 20 की हो गई, और एक ये हो गया 348। ये अमाउंट आ गई, ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगी क्योंकि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ना। आपने तो कहा ना फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई स्ट्रेटेजिक होती है ना, लॉन्ग टर्म, तो दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग इट इन द लॉन्ग टर्म। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की बुक वैल्यू है ना हसन। अच्छा, ये आ गया 127, ये ऐसे आया था 100 पे थी, 27 से हमने बुक किया इसका गेन, और ये गेन ओसीआई में पड़ा हुआ है। सही हो गया। अच्छा, पीपी ज़्यादा पे था, हमने फिर रीवैल्यू भी किया, फिर डेप्रिशिएट भी किया, सब इक्विटी में जाएगा अभी और पीएनएल में जा चुका है। अच्छा भाई, इसके अलावा हम इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, और हमने कहा पेटेंट्स। पेटेंट्स भी तो आएंगे ना, क्या कहते हो? तो अमोर्टाइजेशन 20 की हुई है ना, तो 60 - 20 आ जाएगा। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 = 120। 60 - 20 =
कितना आ गया 40। यस, पेटेंट्स हो गया, इंटेंजिबल्स हो गया। अच्छा आप मतलब इफ़ आई बिलीव कि अब मेरे पास कुछ नॉन करंट नहीं है, ऐसा है, इसका टोटल करें, इसका टोटल करें जल्दी से, 535। ओके डन हो गया। फिर आपने कहा कि सर अब हम बात करेंगे करंट एसेट्स। हमने कहा सर अब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं। अच्छा करंट एसेट्स के अंदर अब मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। आप जाते हैं लीस्ट लिक्विड से मोस्ट लिक्विड पे, लीस्ट लिक्विड से मोस्ट लिक्विड पे। मोस्ट लिक्विड तो कैश होता है ना, ऐसा है, मोस्ट लिक्विड तो कैश होता है ना। ओके तो आपने यहां पे सबसे पहले डाल दिया सर इन्वेंट्री। अच्छा अब इन्वेंट्री पे अगर मैं यहां पे फोकस करूं तो मुझे इन्वेंट्री एक तो 140 और 180, ये कितनी आती है 320। इसके पीछे नोट्स बनते हैं जिसमें ब्रेकअप आता है कि WIP कितनी है, फिनिश गुड्स कितने हैं, वो नोट्स में आएगा। यहां पे टोटल आएगी इन्वेंट्री। सही हो गया, पक्की बात है। अच्छा भाई आपके पास आ जाएगा सर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपने रिकॉर्ड कितने पे किया हुआ था, जो फाइनेंशियल्स में गिवन था। सर सवाल में गए आपने कहा 420 पे, तो 420 में से मैं 21 माइनस कर दूं, तो कितना आ गया 399। अच्छा जी आपके पास कैश का बैलेंस मौजूद है क्या, अगर हम देखना चाहें तो आपके पास कैश का बैलेंस बिल्कुल मौजूद है, तो 340। और तो कोई करंट एसेट नहीं बचा, प्रीपेड वगैरह तो नहीं है ना हमारे पास। हाँ जी प्रीपेड वगैरह तो नहीं है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। सर दिख तो नहीं रहा प्रीपेड, हाँ प्री पेमेंट्स नहीं है कुछ भी। जल्दी बताएं कितना आता है। 10, इसका इसका 1059 आता है। तो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पे टोटल एसेट्स जो मौजूद हैं वो कितने हैं, 1594। ये आ गया, ये एसेट साइड हो गई। एग्रीड बच्चों, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई इशू। ओके डन। अब आगे चलते हैं। अब हमने कहा सर, अब हमने कहा कि अब हम आ जाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी। तो हमने कहा सर इक्विटी के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे हाँ भाई शेयर कैपिटल दिया हुआ है 600 का। हमने कहा सर 600 का शेयर कैपिटल आ गया। ओके जी, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्लीज़ ओपनिंग बताते हैं कितना आता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो आपका ओपनिंग आ रहा है वो 121 आ रहा है। सर 121 में मैंने फॉर द ईयर का प्रॉफिट प्लस किया 706, फिर इसमें से डिविडेंड दिया क्योंकि वो डेबिट पे पड़ा हुआ है। हाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नेट हो गया ना, ऊपर अलग से लायबिलिटी नहीं दिखाते हम, ऊपर से नेट कर देते हैं ना रिसीवेबल से। तो देखो मैंने ये नेट किया हुआ, उसका एक्सपेंस भी बुक हो चुका है ना अलग जगह पे।
सही है। अच्छा तो मुझे बताओ डिविडेंड कितना था भाई? डिविडेंड आ रहा था आपके पास 125 और हमने कंक्लूड किया था कि हम वहां से देखेंगे। हाँ जी, अब आवाज आ गई? आवाज आ गई जानी? ओके 559 ये रहा ना प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग में तो प्रॉफिट जाएगा ना बच्चों, ये रहा। बाकी तो ओसीआई है ना, ये तो रिजर्व में जाएंगे। सही है। अच्छा ये 4 है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ओके अब मुझे एक बात बताएं, इन सब का सम कितना आता है? और ये आ गया सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी। ये रिक्वायरमेंट है कंपनी जैक की कि सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी अलग से दिखाना है। सही है जी। तो सरप्लस कितना आया था रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी पे? 120 का, ऐसा ही 120 का आया था। आपने इसमें से 4 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ये आ गया 116। ऊपर कितना आता है? रिटेन अर्निंग कितनी आती है जल्दी बताओ, रिटेन अर्निंग कितनी आती है बच्चों? नहीं नहीं दिखा सकते। 559। क्लियर है? अच्छा अब अदर रिजर्व्स 27 आ जाएगा यहाँ पे। जो इन्वेस्टमेंट ऊपर आपने रीवैल्यू की थी ये वाली, उसका गेन भी तो इक्विटी में पार्क करोगे ना। रिटेन अर्निंग में क्यों नहीं किया? रिटेन अर्निंग में क्यों नहीं किया? सर वो बिका नहीं है ना, बिका नहीं है, सेल नहीं हुआ, अलाउड ही नहीं है। एग्रीड बच्चों, एग्रीड जल्दी बताओ, एग्रीड? अलाउड नहीं है। टोटल इक्विटी कितनी हो गई? टोटल इक्विटी कितनी हो गई? 1302। चलें जी ये हो गया। अब आ जाएं सर आप लाइबिलिटीज के ऊपर। लाइबिलिटीज, अच्छा हमारे पास कोई नॉन करंट लाइबिलिटी तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिखी थी। कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट नहीं है, करंट है। ओके चलें डन। तो हमने कहा सिर्फ करंट लाइबिलिटीज है तो हम सिंपल लाइबिलिटीज लिख रहे हैं। अच्छा भाई अब हमने कहा कि अगर मैं करंट लाइबिलिटी पे जाऊं तो वही जो मुझे दस्ती पे करनी है वो सबसे आखिर में दिखाओगे, जो अभी फॉरन पे करनी है। तो सबसे पहले क्या आपके पास कोई ट्रेड पेबल है? ट्रेड पेबल है? आ जाओ जी इधर, हम यहाँ पे आए, हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं ना। इन्वेंट्री आ रही है, ये आ गया ट्रेड पेबल, ये 92 का दिया हुआ है, पर 92 में क्या आपने 80 भी ऐड करना है? ये वाला 92 में 80, यस। तो आपने कहा मैं 92 में ये 80 को ऐड कर दूं तो कितना आ गया बच्चों? कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 172। ओके फिर आपने कहा कि सर मैं यहाँ पे टैक्स पेएबल कितना आ गया? 172, 120 है ना टैक्स पेएबल। ओके और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था वो कहाँ गया? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहाँ गया सर? वो ऊपर नेट हो गया ना, अलग से लाइबिलिटी की बुक करने के बजाय एसेट्स को कम कर दिया, नेट हो गया। अच्छा भाई अब क्या मेरे हिसाब से ये दोनों का सम कितना आता है लाइबिलिटीज़ का? 292। और अगर मैं
इन दोनों को सम कर दूं, इक्विटी और लायबिलिटीज को, 1594 आता है। हाँ जी, मैं चाहिए, समझ आती है बात। तो सर ये एक बेसिक पहला सवाल था ऑब्वियसली, तभी मैंने इसमें डिटेल में भी आपको टाइम लगा के पूरा सॉल्व करवाया हुआ है, तो ये तो बिगिनिंग है। अच्छा आप मुझे बताओ, आज मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, एक तो अभी इसमें चिपका के दे रहा हूँ, और एक सवाल ऐसा दूं जिसके अंदर आपकी IFRS 15 भी हो, लीजेस भी हो। एग्री हो तो बताओ, तो हम बात करें फिर इस पर। डन है, चलो आज ये करते हैं। अच्छा तो फिर एक चीज़ करनी है, वो अलग आएगा, ये मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूँ ये वाला, कि एक PNL बना के दिया हुआ है। अब ये ट्रायल बैलेंस का सवाल नहीं है, चलें डन हो गया। अच्छा आप पहले मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों ने करना ही है। एक सवाल तो वो दिया मैंने जो ट्रायल बैलेंस देते, तो उसको हैंडल करना भी मुश्किल होता है, एक तो वो सीख लिया हमने। दूसरा, वो ऐसे सवाल दे सकता है कि आपको बैलेंस शीट PNL दे दे और उसमें आपने करेक्शंस करनी हो। तो ये जो मैं सवाल आपको दे रहा हूँ ना, इसके अंदर इसने आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, आपने इसको सही करना है, मतलब इसमें एडजस्टमेंट्स पार्क करनी है। और इसमें 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 आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनानी है। और हो सकता है उस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ओपनिंग में एरर हो। तो कितनी चीज़ें हो गई इसमें, दो, एक तो PNL बनाना है रिवाइज्ड करंट ईयर का, उस पर तो रीस्टेटेड नहीं लिखेंगे, और दूसरा आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। तो ये मैं आपको अभी लगा के दे रहा हूँ, इसको प्लीज़ अभी के ही वक्त में सॉल्व कीजिएगा और मुझे प्लीज़ भेजिएगा जैसे कल भेजा था। सही है जी, एक और सवाल मैं बना के देता हूँ आपको आज, सही है। चलें डन, नमाज के बाद। ओके ओके, चलो अल्लाह हाफिज़। अभी कर रहा हूँ PDF सेंड, अल्लाह हाफिज़।